हेलो। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर। पिछली क्लास में हमने क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज और कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो बहुत समझ में आए होंगे। अगर आपने वो सब नहीं किए हैं तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में पहली वीडियो देख सकते हैं, पहला लेक्चर देख सकते हैं इस चैप्टर का। और आज का प्लान क्या है वो देखते हैं। ठीक है भाई। देखो, आज के प्लान की बात करें तो देखो, पिछली क्लासेस पे तो हमने ये पढ़ा, ये सब पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, पहली एक्सरसाइज की थी और काफ़ी चीज़ें करी थी। देखो, आज का प्लान जो है हमारा वो है, आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। देखो, इरेशनल नंबर्स की अगर बात करें तो ये नंबर्स हैं क्या? वही बात, रेशनल का जब हमने क्या कहा था, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और कोप्राइम आर नोन एज रैशनल नंबर्स। यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers। ठीक है, ये वे नंबर हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ध्यान दो, अब एक व्यक्ति होंगे जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वो हैं हमारे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने पहला इरेशनल नंबर बताया था √2 को। किसको? √2 को। तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहला इरेशनल नंबर बताने वाले कौन थे? पाइथागोरस थे। और क्या, कौन सा बताया उन्होंने? उन्होंने बताया √2। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि √2 जब उन्होंने बता दिया, फिर और भी आगे चल के पता लगे, जैसे √2 के बाद फिर √3 आया और √5 भी रहा, √7 भी रहा, √11 भी रहा। ठीक है, ऐसे करके √11 के बाद √13 भी रहा, ऐसे करके फिर बहुत सारे निकलते चले आए। और एक और याद रखना, पाई। ये जो पाई है, ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। और अगर मैं बात करूं, तो अगर इरेशनल नंबर्स की ही बात करनी है तो मैं यूं बोल सकता हूं कि रूट में अगर प्राइम नंबर होगा, अगर प्राइम नंबर होगा तो वो इरेशनल ही कहा जाएगा। क्योंकि हम, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें अगर वो रूट के अंदर है। ये बात, इतनी बात दिमाग में रख। देखो, शायद यहां से लेके यहां तक इतने में मैं आ रहा हूँगा, तो मैं इतने में नहीं लिख सकता हूँ। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि मैं इतने में आ भी रहा हूँ कि बस ऐसे ही। हाँ, सही, बिल्कुल एकदम इतने में मैं आ रहा हूँ, इतने में मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो बाकी तो लिख सकते हैं ना। चलो देखो, अब एक और चीज याद रखना कि जो रियल नंबर्स होते हैं, एक ना बोल्ड लेटर में एक लाइन लिखी होगी आपकी किताब में। किताब में लाइन क्या लिखी हुई है? किताब में लाइन लिखी हुई है कि एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on the number line. Also, every also
every point on the number line, every point on the number line is represents a unique रियल नंबर। ठीक है भाई, ये बात मैं मानता हूं कि आपको समझ में आई होगी। समझ नहीं आई होगी मतलब अभी बस इतना समझो मैंने क्या कहा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर, पहले ध्यान दो मैंने क्या बोला, जितने भी रियल नंबर, एक बात याद करो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ 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 यहाँ, जितने भी रियल नंबर में कौन कौन है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों हैं। उस लाइन ने क्या कहा है कि जितने भी रियल नंबर हैं उन सब का एक यूनिक पॉइंट होता है, कहां पे, नंबर लाइन पे। और एवरी पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर मतलब कि एक अलग रियल नंबर को दर्शा रहा होगा। जैसे मैं यूं कहूं ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे कितने ढेर सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं इस नंबर लाइन पे। हर पॉइंट जो होगा, प्रत्येक पॉइंट है, हर पॉइंट एक रियल नंबर को दर्शा रहा होगा और हर एक रियल नंबर इन पॉइंट्स पे दर्शाया जा सकता है। और हर पॉइंट के लिए एक निश्चित पॉइंट होगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पॉइंट √2 के लिए है तो अब इस पॉइंट पे कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। अगर ये वाला पॉइंट √3 के लिए है तो इस पॉइंट पे √3 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं आ सकता। तो बात ये है कहने की, हर पॉइंट पे एक नंबर है और हर नंबर के लिए एक पॉइंट है। ठीक है, क्या बात बोली, हर पॉइंट पे एक नंबर है और हर नंबर के लिए एक पॉइंट है नंबर लाइन पे, ये बात कही है। अब ये बात तो आपको समझ में, ये सब समझाया क्यों गया है भाई, ये सब इसलिए समझाया गया है क्योंकि आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें कि इरेशनल नंबर्स को लोकेट करने को बोला गया है। ठीक है, तो पहले देखो एक मैं सिंपल ये √2 का और √3 का बता देता हूं। देखो √2 का, हमें √2 को क्या करना है, प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, आप एक ऐसे लाइन डालेंगे, यहां एक पॉइंट डाला, यहां से एक यूनिट पे एक पॉइंट डालो, डाल लिया। सेम अब इसी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो भी एक ही यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां से यहां तक का आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का आर्क खींचना है। क्या करना है, आर्क खींचना, आर्क रेडियस जो उसमें कंपास लेकर के, फिर यहां पे कट लगाना है। और यहां से ये जब कट लगाओगे तो ये यहां आकर के किसी पॉइंट पे कट करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका √2 दिखाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट कट करके दिखाएगा ये √2 होगा। इस वाले पॉइंट को मैं, इस वाली एक्सरसाइज को किसी एक अलग वीडियो में ढंग से क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के साथ में हम ये चीजें अच्छे से नहीं कर सकते, इसको मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम अगली एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं कि अगली एक्सरसाइज में क्या है। क्या मैं 1.3 की बात करेंगे और 1.3 में क्या करना है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, देखो भाई क्या बात करनी है, रियल नंबर्स के बारे में बात करनी है और इनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब कुछ नहीं है, डिवाइड करके पॉइंटों में आंसर आने चाहिए। ठीक है, देखो अपनी आपकी ही किताब से अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 5 में 3 चीजें दी हुई हैं। एक 10/3 दिया हुआ है, एक 7/8 दिया हुआ है और एक 1/7 दिया हुआ है। अगर इन सबको डिवाइड किया जाए, 10 को 3 से, 7 को 8 से
और 1 को 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 3 बार में गया 9, 1 बच गया। पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट लगाते ही फिर 0 आएगा, फिर 3 होगा, फिर 9, फिर 1 बच गया। ऐसे करके ये पॉइंट 3 3 3 3 3 3 ये चल रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो ये निकलेगा आपका 0.875। कैसे? पॉइंट लगा करके 0 लगाया, फिर 8 8 जा 64 किया, 6 बच गया। पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया आपने, जैसे ही 0 लगाया 7 8 जा 56 हो गया। अब उसके बाद आपका कितना बच गया? 4 बच गया। 4 में फिर 0 लगाया, 5 बार में 40 हो गया। ये हो गया रिमाइंडर 0। ठीक है, यहां देखो अब अगर मैं पॉइंट लगाता हूं 10 हो जाता है। एक बार में कितना आया? 7, फिर रिमाइंडर 3 आया, फिर उसके बाद पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 4 से किया हमने, रिमाइंडर आ गया 2। फिर हमने कितने से किया? फिर 0 लगा दिया, अब रिमाइंडर आया 2। अब 6 रिमाइंडर आ गया, अब 6 0 किया तो अब ये 7 7 49, 7 8 जा 56 हो गया। अब रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, अब रिमाइंडर आ गया आपका 4। तो ऐसे करके मैं ये देख रहा हूं कि ये इसके रिमाइंडर्स बार बार अलग अलग रिमाइंडर्स आते चले जा रहे हैं। अब देखो हमने क्या क्या चीजें देखी, मैं यहां से यहां तक आ रहा हूँ शायद। ठीक है, अब देखो मैंने 3 कंडीशंस देखी हमारी, जो मैं तीनों कंडीशंस को लिखता हूं। देखो यही लिखता हूं। देखो पहली कंडीशन जो थी हमारी, जिसमें कि आपका जो रिमाइंडर था, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? बार बार 1 1 1 1 1 1 1 1 रिमाइंडर आ रहा है बार बार। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है? दूसरी कंडीशन में आपका रिमाइंडर एक टाइम बाद 0 हो गया। एक टाइम बाद रिमाइंडर जो है, पहले 6 आया, फिर आया, फिर 0 हो गया। और तीसरी कंडीशन जो है आपकी, ठीक है, तीसरी कंडीशन जो है आपकी, उस तीसरी कंडीशन में हो गया 3 2 6 4 5 और 1। ऐसे करके आगे बढ़ते चले जा रहा है, बहुत सारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं और इसमें रिमाइंडर वो इसमें 0 नहीं हो रहा है। अब देखो 3 कंडीशन आई हमारे पास। क्या? पहला आया, पहला आया रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाले में क्या कंडीशन बनी कि रिमाइंडर टर्मिनेट हो गया, मतलब कि 0 आ गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या हुआ हमारे साथ? तीसरी कंडीशन में यह हुआ कि रिमाइंडर जो है वो बार बार आ रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इस आधार पे हम क्या करते हैं? डेसिमल एक्सपेंशंस को डिवाइड कर लेते हैं। ये जो डेसिमल की जो हमने एक्सपेंशंस निकाली हैं, इन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं इस आधार पे। 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। है भाई, टर्मिनेटिंग वाला केस ये था जब रिमाइंडर 0 आ जाए। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रैकरिंग, मतलब कि रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, इसे हम रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर रिपीटिंग। एक होता है नॉन रैकरिंग, इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। है भाई, अब इसमें चीजें जानने की क्या थी? कॉन्सेप्ट्स यही थे कि रिमाइंडर रिपीट भी कर सकता है, रिमाइंडर टर्मिनेट हो सकता है, रिमाइंडर नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है।
तो ये बात ध्यान रखना, ये दोनों तो कैसे आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग में। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये वाला जो है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वह टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होती है, जब रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होती हैं। और रिमाइंडर 0 ना आए उसमें भी दो कंडीशंस होती हैं, या तो रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा होगा या फिर रिमाइंडर रिपीट नहीं कर रहा होगा, जो कि हमने यहां पर देखा। फिर उसके बाद अपनी क्लास में ही हमको कुछ चीजें और सिखाई गई हैं इसी में। हाँ, फिर एक एग्जाम्पल है आपकी क्लास में ही, ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ना एग्जाम्पल्स के बाद देखना आपसे एक्सरसाइज बड़े प्यार से हो जाएगी। देखो एक एग्जाम्पल है तो सबसे आसान होता है। देखो छोटी क्लासेस में आपने किया होगा कि जब मैडम कहती होगी कि बेटा 0.23 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है, जब मैडम यूं कहती होगी तो आप बड़े प्यार से करते हैं, मैडम ये भी कोई सवाल है, 23 लिख करके गिनते होगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है और उतने एक लगा करके 0 मार देते होगे और काम सेट हो जाता होगा अपना। हुआ करता था ना बेटा, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस नाम बदल गए हैं अब। देखो एक तो सबसे आसान सवाल दे रखा है तुम्हारी किताब में, जो एग्जाम्पल नंबर 6, जो मेरे पास जो किताब है एनसीईआरटी की उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 है। उसमें कह रहा है कि आपको 3.142678 को P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो ये तो सबसे आसान है कि भाई क्या इसे कैसे कर सकते हैं हम, इसे बड़े प्यार से कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 3142678, नीचे ये लिखा 1 लिखा, पॉइंट के बाद गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, काम हो गया सेट है भाई। ये बात मैं मानता हूं कि आपको समझ में आई। ये तो खैर आसान वाला था, असली खेल तो अब शुरू होगा, जब शायद तब जब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चकराएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.3333, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको मान लेते हैं x। तो लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार या फिर 0.33333। ठीक है भाई, इतनी बात याद कर ली। अब कुछ चीज बता रहा हूं साइड में, ध्यान से देखना। देखो हमें ये चेक करना है कि बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, ये जो ऊपर जो लगा हुआ है ना ये चीज जो लगी हुई है, ये देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। तो हमने देखा एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो एक के ऊपर ही लगा हुआ है। ध्यान दो, जब एक के ऊपर बार लगा हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जब 2 के ऊपर लगा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 के ऊपर लगा हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और 4 के ऊपर लगा हो तो 10,000 से। है भाई, ऐसे करके चीजों को ध्यान रखना कि 4 5 6 से जितना भी है वो उस हिसाब से चीजें चलती हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगा हुआ है, एक के ऊपर लगा हुआ है। तो अब मेरा अगला स्टेप होगा कि जितने के ऊपर बार है उतने से उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक है भाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। तो 10 से किया x को और 10 से ही किया हमने 0.3333333, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया 10x और ये हो जाएगा 3.33333, ऐसे करके। अब एक बात बताओ, 3.00000 और 0.33333 ऐसे करके अगर जो चीजें लिखी हूं
तो इनको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3.333333 ऐसे करके आएगा। तो भाई एक बात मुझे बताओ, तो बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट स्लो ही पढ़ाता हूँ मैं, जितना भी है ऐसा ही है। चलिए अब देखो, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिखूं, 10x इज इक्वल टू 3 + 0.333333 ऐसे करके लिख लूँ तो कोई दिक्कत है? मैं मानता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताओ, 3 + ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, कोई फर्क है इसमें? नहीं। ये हिस्सा किसके बराबर है? बोलोगे सर x के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह पे x रख सकता हूं? हाँ जी रख सकते हैं सर। तो अब ये तो हो गया 10x, इधर से x को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का x बराबर का 3। अब सर ये तो हो गया 9x और ये हो गया 3, तो अब ये कितना हो जाएगा, 3/9, जिसे हम काट के क्या लिखेंगे, 1/3। तो भाई हमने क्या किया कि 0.3 बार को किस फॉर्मेट में ले आए, 1/3 के फॉर्मेट। तो ये हो गया हमारा उत्तर। मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया ये और भी एग्जांपल्स करेंगे। चलो अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 तो किया ही है। एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 1.27272727 को P/Q के फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये कहा गया है। अब इसको P/Q की फॉर्म में लिखने का वही वाली बात जैसे हमने पहले आपको कहा था। क्या कहा था? हमने यूं कहा था बेटा कि सबसे पहला काम इसको x मान लो, 1.272727, जिसको कि हम 1.27 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 7 बार बार रिपीट कर रहा है। फिर मैंने अगला स्टेप आपको क्या बताया था कि अगले स्टेप पे आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर सबसे पहला ये चेक करो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। और 2 नंबर रिपीट करने के लिए मैंने क्या बताया, कितने से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, है भाई। मैं मानता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है भाई। हाँ भाई समझ तो आ रही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 × x हो जाएगा, और 100 × 1.272727 ऐसे करके चीजें हो जाएंगी। तो ये तो हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा तुम्हारा 127.27272727। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये जो 1.1272727 जो है, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि 1.272727 एक तरफ हो जाए और बाकी बचा हुआ एक तरफ हो जाए। तो देखो दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहला काम ये है कि यहां देखो कि भाई ये कितना है, 1, तो 27 में से 1 घटा दो, कितना लिख दो, 126 यहाँ पे।
126 में ये जोड़ोगे तो 127 पॉइंट दूसरा 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 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 1.2727272727 में से 1.27272727 घटा दो। सिंपल चीज है ना भाई। या तो यहीं से डायरेक्ट ये घटा करके 126 लिख दो, या फिर करके देख लो। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि यहाँ से सीधा एक घटा दो, 126 हो जाएगा आपका। यहाँ पे डायरेक्ट 126 आएगा। तो अब मैं ये जो 100x है इसको लिख सकता हूँ 126 जमा 1.272727 है भैया, समझ में आ गई। अब देखो इसके आगे मैं लिख नहीं सकता, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई नहीं। 100x बराबर 126.127 लिख, वो 1272727 लिखा हुआ है। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ दिख रहा है? ये हिस्सा यहाँ दिख रहा है। और ये हिस्सा किसके बराबर है? बोलोगे सर x के बराबर है। तो 126 जमा x हो गया। अब ये x उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? 100x माइनस की x बराबर 126। तो ये आ गया आपका 99x बराबर का 126। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 126 बटे में 99 है भाई। इतना आया? इतना मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको आप काट कूट करोगे तो काट कूट के ये आएगा तुम्हारा 14/11। तो भाई साहब हमने क्या किया? हमने 1.272727 को किस चीज में लिख दिया? 14/11 में कन्वर्ट कर दिया। ये बात मैं मानता हूं कि आपको समझ आई होगी। बहुत बढ़िया। अब देखो अभी 2 एग्जाम्पल कराए हैं, दोनों अलग अलग हैं। देखो इस वाले में कुछ भी हमें माइनस नहीं करना पड़ा था, डायरेक्टली टूट गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा माइनस करना पड़ा था। अब एक और एग्जाम्पल करा रहा हूं जहां पर कुछ और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट होगा। ये 3 एग्जाम्पल्स के दम पे आप अपनी एक्सरसाइज का फिर कोई भी क्वेश्चन बड़े प्यार से कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ। देखो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 जो है आपका, देखो एनसीईआरटी एक बहुत ही बेस्ट किताब होती है। अगर एनसीईआरटी को आप ढंग से फॉलो करोगे ना तो ये आपको विद्वान बना देगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपकी बेसिक्स तगड़े कर देगी, और जब बेसिक्स तगड़े हो जाएंगे ना फिर आप आर डी शर्मा में बैठ जाओ। आर डी शर्मा हो, उपाध्याय हो, चाहे कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, किसी भी किताब पे बैठ जाना, वो किताब एकदम मक्खन लगेगी और बड़े प्यार से आपसे सवाल होंगे। अब बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है, कि हमें क्या करना है कि 0.2353535 ऐसे करके लिखा हुआ है, और इसको हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई। सबसे पहला काम तो ये देखो, इसमें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 5 2 3 5 2 3 5 3 5 3 2 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि कौन सी वे दो संख्याएं, कौन सी वे संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं। तो देखो 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे करके ये 3 5 3 5 रिपीट कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको 0.235 बार लिख सकता हूं? तो हाँ जी सर जी, इसे क्यों लिख सकते हैं, हम तो लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। अब सुनो, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि बार वाली जितने भी डिजिट्स हैं वो सारी पॉइंट के राइट साइड में होनी चाहिए, और जो जिनके ऊपर बार नहीं है वे सारी डिजिट्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको, है भाई? उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसमें इसको x मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? हमने इसको मान लिया क्या? x मान लिया।
जब आपने इसको x माना तो 2, 2, 3, 5 बार आया 0 पॉइंट। आपको सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई, अब सुनो हम यूं क्या कह रहे हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया कि जब 2 के ऊपर बार हो तो आपको 100 से गुणा करना है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम एक ये हो रही है मेरे प्यारे बच्चे कि पॉइंट के इस तरफ तो 3 चीजें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये 3 डिजिट है तो हम 3 से गुणा कर लेंगे, मतलब 3 जीरो वाले से 1000 से गुणा कर लेंगे। तो 1000 से इधर भी कर दिया और 1000 से ही हमने इधर भी कर दिया, तो 2, 3, 5 3, 5, 3, 5, 3, 5 और 3, 5 इकट्ठा हो गया भाई, है भैया। ये बात मैं मानता हूं कि आपको समझ में इतनी आई होगी। 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर अब 2, 3, 5 हो गया, 3, 5, 3, 5, 3, 5 है। देखो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो इसको ना 1 मिनट में मिटाता हूं इसको जरा, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या, यहां से इसको हम हटाते हैं, देखो हम अगर इसमें जो बार है 5, 3 पे लगा दें, ठीक है, कितने पे लगा दें, 5, 3 पे लगा दें, तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो देखो 1 मिनट, हम जब इसे 5, 3 पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.235, या फिर छोड़ो यार ये वाला मेथड नहीं, यही वाला मेथड ठीक है अपना, ठीक है, 0.x मान लेते हैं हम 0.235 बार, ठीक है, 2, 3, 5 बार। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 2.35 बार आ गया। फिर हमने एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 23.5353, 1000 से कर लेते हैं, 35.5, सॉरी 3, 5, 3, 5, 3, 5, इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है कि हमें कुछ इस तरीके से तोड़ना है इसको कि ये कितना आ जाए, 0.235 एक तरफ रह जाए, 0.235 एक तरफ रह जाए। तो अगर मैं इसको ये जो 2, 3, 5.3535 लिखा हुआ है, इसमें से हम 2, 3, 5 घटाएंगे तो चीजें कुछ सही सी हो जाएंगी। फिर इसके बाद चीजें और ठीक हो जाएंगी, और इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 2, 3, 3, 9, 9, 0, ठीक है। थोड़ा और कंफ्यूजन आपको भी इसमें हो जाएगा यार, इसको ना थोड़ा और सही से करना पड़ेगा, ठीक है भाई। यार ये साइड ही पूरी गायब हो गई है, तो चल क्वेश्चन है 0.235, 0.235, 3, 5, 3, 5 और 3, 5 ऐसे करके है ये, जिसको कि 0.23 और 5 लिखा गया है। इसको हमें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट हैं। तो अब हमने जब 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23.5 23.53 और 53 ये हो जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। अब हमें 23.5353 में से 0.2353535 ये आपको घटाना है। देखो इसमें से ये क्या, 0 0 0 0 0 0, 5 में 3 गए, ये 3 आ गया, और ये 3 और ये 23.3 आया। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ूं, ठीक है, 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस 0.2353535 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने यहाँ x माना था। ठीक है, इस वैल्यू को हमने माना x। जब इस वैल्यू को हमने x माना तो ये हो जाएगा 100x बराबर 23.3 प्लस 0. यहाँ तो x लिखना है, x इज इक्वल x, तो ये x इधर जब आएगा तो ये हो गया 99x बराबर 23.3 है भाई। ये बात मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो 23.3 बटे में 99 होगा, जिसमें कि 233 बटे 990 हम इसको लिख सकते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि 0.235 बार जो है उसको हम 233 बटे में 990 लिख सकते हैं। ये आ गई हमारी p/q की फॉर्मेट में। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से इसको करना है। क्या करना है, बस हमें मेनली हमारा काम वही होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि बार कितने के ऊपर है। बार 2 के ऊपर है तो 100 से गुणा किया, 100 से गुणा करते ही आ गया। अब इसमें से, अब इस वाली संख्या में से इस संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाली संख्या आएगी। अब इस संख्या में अगर इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या हो जाएगी, है ना। तो यहां पर ये हमने क्या किया, ये निकाल लिया और ये वाली संख्या यहां लिख ली। ये वाली संख्या हमारी x के बराबर थी, तो ये और ये, अब x उधर गया तो 99 नीचे आया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 लग गया और हमारा ये आंसर इस तरीके से हो गया। फिर देखो इसमें क्या होता है, कुछ इरेशनल नंबर्स की भी बात होती है। अब एक्सरसाइज है तुम्हारी जैसे, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिसमें आपको ये बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा रैकरिंग है। इस तरीके से आपको चीजें बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। कितनी, 0.142857 ये वैल्यू दी हुई है। और 2/7 की वैल्यू पूछी गई है। शायद 2/7 पूछा गया है, 4/7 पूछा गया है, 5/7 पूछा गया है, 6/7 पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, डायरेक्टली आपको क्या करना है, 0.142857 जो है 2 का गुणा मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जो भी आंसर होगा वही इसका उत्तर है। और सेम इसी तरीके से आपको 2 से गुणा कर देना है।
या फिर मैं इसको और तुमको अच्छे से समझाऊं थोड़ा सा। देखो एक्चुअल में थोड़ा ना ध्यान देना, जब हम 2/7 लिखते हैं, जब हम 2/7 लिखते हैं, इसका अल्टीमेट मीनिंग एक ये भी होता है कि 2 को 1/7 से गुणा करना। तो बेटा 2 तो हमें पता है, 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 0.142857। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 को इससे, ठीक है, 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। सेम इसी तरीके से 4 को आप कर देंगे तो 1/7, सेम चीज है ऐसे ही 5 को कर दो 1/7 से, ऐसे ही 6 को कर दो 1/7 से, ऐसे करके आपके यहां पर ये वाले आंसर्स आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है वही वाले P/Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें कि आपको कुछ करने की जरूरत है, बाकी सारे क्वेश्चंस इतने, यही 3 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूं कि आपको ये वाली चीजें बहुत समझ में आई होंगी। फिर देखो भाई, इसके बाद इस पॉइंट के बाद हमारे 2 टॉपिक्स रह जाते हैं। एक टॉपिक रहता है रेशनलाइजेशन। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको। एक है रेशनलाइजेशन और एक टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या? एक्सपोनेंट एंड पावर, 2 पॉइंट है ये। रेशनलाइजेशन बाद में कराऊंगा, देखते हैं रेशनलाइजेशन पहले करा देंगे या फिर एक्सपोनेंट एंड पावर जिस हिसाब से कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 8th में आपने जब एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा था तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज दिए गए थे, उन फॉर्मूलेज को आपको लर्न करके रखना है भाई, हैं, इतनी चीजें ध्यान से करना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे दूसरी क्लास में। आज तक की क्लास आपको जैसी भी लगी हो, ये आज की क्लास जैसी भी लगी हो, आप मुझे जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।